Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 11 दिसंबर और देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले आज हम बात करेंगे कावेरी बेसिन के बारे में, बिकॉज एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 1965 से लेकर 2016 तक कावेरी बेसिन की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सिग्निफिकेंटली डिसअपेयर हुई. ग्रीन कवर जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ. तो स्टडी को और डिटेल में देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम. ये स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है और आज हमारे न्यूज़पेपर में इस स्कीम से रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया है. जानेंगे कि स्कीम का एम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. देन आज के न्यूज़पेपर में एक स्पीशीज़ भी न्यूज़ में है विच इज़ पिन्ना नोबिलिस. ना ये पिन्ना नोबिलिस कुछ टाइम पहले एक्सटिंक्शन का क्राइसिस फेस कर रही थी और एकदम से ये दोबारा रीअपियर हुई है. कहाँ पे इसकी रीअपियरेंस हुई है, क्या इसका पूरा का पूरा स्टेटस है प्रेजेंटली, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड देन टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना में न्यू प्रेसिडेंट माइली ने स्वॉर्न इन किया है. फ्रॉम दिस वी विल अंडरस्टैंड कि अर्जेंटीना की प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट के सामने, और साथ ही में अर्जेंटीना की जियोग्राफिकल लोकेशन भी देखेंगे. एंड लास्टली अगैन टुडे विल टॉक अबाउट द ड्राफ्ट ग्लोबल स्टॉक टेक. तो हम जानते हैं COP28 में लगातार ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है उसकी नेगोशिएशंस हो रही हैं एंड कल संडे के दिन इसका जो ड्राफ्ट है वो रिलीज़ किया गया. देखेंगे कि इस ड्राफ्ट के मेजर हाइलाइट्स क्या हैं. सो ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कावेरी बेसिन की. तो रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई है एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. ठीक है, तो इस स्टडी में जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कावेरी बेसिन का अगर हम एरिया देखते हैं तो 1965 से लेकर 2016 तक नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर नेचुरल वेजिटेशन का लॉस हो चुका है. एंड जिसमें कि अब जब हम कावेरी बेसिन देखते हैं तो दो बड़ी स्टेट्स यहाँ पे आती हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु. और ये जो वेजिटेशन का लॉस हुआ है इसमें 3/4 जो लॉस है वो कर्नाटका की तरफ से हुआ है और 1/5 जो लॉस है वो तमिलनाडु का शेयर है इसके अंदर. तो मतलब देखा जाए तो 1965 से लेकर 2016 तक जो टोटल वेजिटेशन है कावेरी बेसिन की उसमें 46% रिडक्शन यहाँ पे देखा गया है. फाइन. अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर हम डेंस वेजिटेशन देखते हैं तो वो भी रिड्यूस हुई है और डिग्रेडेशन भी हुई है वेजिटेशन की. डेंस वेजिटेशन की बात करें तो वो 35% रिड्यूस हुई है और जो डिग्रेडेड वेजिटेशंस हैं वो 63% रिड्यूस हुई है. ठीक है. एंड जब हम इस एरिया की बात करते हैं कर्नाटका और तमिलनाडु की और स्पेशली कावेरी बेसिन देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कवर रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे कि ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम होने की वजह से जो एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं वो इन सभी एरियाज़ में ऑब्जर्व किए गए हैं. स्पेशली अगर हम यहाँ पे बनेर घाटा नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया है इट हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 50% इन 1973 टू 28.5% इन 2015. एंड ये सब सारी की सारी जो रिडक्शन हो रही है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है. जो पहले एरिया 1973 में इस नेशनल पार्क के अंदर 50% एरिया डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया का था, लेकिन 2015 में ये रिड्यूस होकर 28.5% रह गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. और इस स्टडी का टाइटल था कावेरी रिवर लैंड यूज डायनामिक्स बायोडाइवर्सिटी एंड हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस. तो ये हमें कावेरी बेसिन में ओवर द ईयर किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन का पैटर्न चेंज हुआ है उसे रिफ्लेक्ट करता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में है. इस न्यूज़ आर्टिकल में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, PM विश्वकर्मा स्कीम. देखिए रिसेंटली आपको याद होगा विश्वकर्मा जयंती के ओकेजन पे जो कि 17 सितंबर को मनाई जाती है, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की
पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो बहुत ही रिसेंट स्कीम है, बहुत ही नई स्कीम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में क्या अपडेट दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू पीएम विश्वकर्मा स्कीम, और समझेंगे कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि इंडिया में हमारे जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, हमारे जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, जो कि अलग अलग ऑक्यूपेशंस में इंगेज्ड हैं, कोई ब्लैक स्मिथिंग करता है, कोई पॉटरी करता है, कोई कारपेंट्री का काम करता है, कोई गोल्ड स्मिथिंग करता है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल हैं, इनको अपलिफ्ट किया जाए। उनकी अपलिफ्टमेंट के साथ साथ एक तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है हम उसे प्रिजर्व कर पाएंगे, और उनकी अपलिफ्टिंग तब होगी जब हम हमारे आर्टिसंस को, हमारे क्राफ्ट पीपल को अपनी फॉर्मल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उन्हें हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल की अपलिफ्टमेंट के लिए ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम डिज़ाइन की गई है। मेनली ये क्या है, ये मेनली एक स्किल अपग्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि कंप्लीटली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन है। तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पीएम विश्वकर्मा स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है। लेकिन ये जो स्कीम है इसे जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, सेकेंडली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड थर्डली द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये तीन मिनिस्ट्रीज मिलकर जॉइंटली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगी। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट पीटी पर्सपेक्टिव से। बट इस पूरी स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये बात याद रखेंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्कीम में बेसिकली क्या है, एक स्किल अपग्रेड और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें जो आर्टिसन या क्राफ्ट पीपल जो स्कीम में एनरोल करेंगे उनको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आईडी मिलेगी। ठीक है, उनकी स्किल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। फाइन जी, यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया कि ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम है क्या। और हमने देख लिया कि ये न्यूज़ में क्यों आई है। ये न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने डाटा में ये रिवील किया कि इस स्कीम को रिलीज़ हुए सिर्फ 2-2.5 महीने ही हुए हैं, टू बी एग्जैक्टली तो 2.5 महीने ही हुए हैं। और इस 2.5 महीने के अंदर अंदर 21 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं फॉर द स्कीम ऑफ पीएम विश्वकर्मा। ठीक है, तो ये न्यूज़ आई है जो कि शो कर रही है कि कितना अच्छा रिस्पांस इस स्कीम को मिला है। ठीक है, जिसमें भी अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस कर्नाटका से आई हैं, कुछ 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस कर्नाटका से आई हैं, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। अब इसमें भी एक चीज़ याद की बात नहीं है, एक चीज़ नोट कीजिए आप, अकॉर्डिंग टू द डाटा जो 21 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल अपग्रेड ट्रेनिंग के लिए टेलर्स से आई हैं। 43% एप्लीकेशंस वर फ्रॉम टेलर्स, 22% वर फ्रॉम मेसन्स। ठीक है, 22 किससे आई है? मेसन्स, जिनको आप बोलते हैं मिस्त्री। ठीक है, टेलर दर्जी और मेसन्स मिस्त्री। तो 22% मिस्त्रीज की आई है, 9% कारपेंटर्स की आई है। तो ये एक थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से वो आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल हैं जो कि इस स्कीम के अंदर कवर होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो स्कीम है इसके अंदर 18 हमारी जो ऐसे क्राफ्ट्स और ट्रेड्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाता है, जिसमें कारपेंटर, बोट मेकिंग, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, कॉबलर, मेसन, बास्केट मेकर, डॉल और टॉय मेकर, ऐसे टोटल 18 ऐसे क्राफ्ट्स हैं, 18 ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो उनमें से टेलर्स, मेसन्स और कारपेंटर्स सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस भेजी हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम। लास्टली एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो स्कीम है
इसे फॉर द नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2023-24 से लेकर 2027 और 28 तक, ये टोटल 5 फाइनेंशियल ईयर्स बनते हैं। इसमें कुल 13,000 करोड़ की एलोकेशन की गई है फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। ठीक है जी। सो दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। तो आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया होगा अबाउट द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक स्पीशीज़ की बात करेंगे विच इज़ पिन्ना नोबिलिस। नाउ पिन्ना नोबिलिस का अदर नेम है नोबल पेन शेल। ठीक है, ये बेसिकली एक लार्ज क्लैम है और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल इस पिन्ना नोबिलिस का कम बैक हो चुका है इन द वाटर्स ऑफ क्रोएशिया। सो क्रोएशिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसके अराउंड, उसकी कोस्ट के अराउंड जो वाटर्स हैं वहाँ पे पिन्ना नोबिलिस का कम बैक हो चुका है। अब कम बैक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले ये जो स्पीशीज़ है ये एक्सटिंक्शन फेस कर रही थी। बेसिकली 2016 के अराउंड मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक डेडली पैथोजन स्प्रेड हुआ जिसकी वजह से ये जो क्लैम है ये एक्सटिंक्शन फेस कर रहा था। एंड उस टाइम पे देखा गया कि ये पूरे के पूरे रीजन में जो पिन्ना नोबिलिस का नंबर है ये सब्सटैंशियली डिक्रीज हुआ। और अगर हम यहीं पे क्रोएशिया के आसपास के वाटर्स की बात करें तो लगभग कुछ 10 स्पीशीज़ इसके इंडिविजुअल यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, ओनली 10। वेयर एज लास्ट ईयर एक डाइवर ने स्पॉट किया कि क्रोएशिया के पास एक पेनिनसुला है, इस्ट्रिया पेनिनसुला, और उस इस्ट्रिया पेनिनसुला के आसपास 20 ग्रुप ऑफ ये क्लैम्स जो हैं वो उसने स्पॉट किए जिसने कि इसके कमबैक को इंडिकेट किया। अब देखें यहाँ से तो ये क्लियर होगा कि येस 2016 के बाद पिन्ना नोबिलिस का नंबर डिक्रीज हो गया था, एक्सटिंक्शन ये फेस कर रहा था, लेकिन अब क्रोएशिया के अराउंड जो कमबैक है वो हो चुका है। लेकिन हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वो ये है कि इस आर्टिकल में कहा गया कि इस्ट्रिया पेनिनसुला के आसपास। तो इस्ट्रिया पेनिनसुला कहाँ है, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज हमारे प्रीलिम्स में पीटी में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस मैप बेस्ड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस्ट्रिया पेनिनसुला, जैसा कि आप यहाँ पे इस मैप में भी देख पाएंगे, ये जो हमारा यूरोप का एरिया है दिस इज़ इटली और ये आपके ये कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड्रियाटिक सी। ठीक है, इस एड्रियाटिक सी में ये जो ट्रायंगुलर लैंडमास आपको नज़र आ रहा है जिसके तीनों साइड्स पे वाटर बॉडी है, दिस इज़ कॉल्ड एज इस्ट्रिया पेनिनसुला। ये जो इस्ट्रिया पेनिनसुला है ये आप देखिए यहाँ पे, तो ये दिस कंट्री इज़ देयर क्रोएशिया, जिसकी बात हो रही है कि क्रोएशिया के अराउंड ये पिन्ना नोबिलिस की स्पीशीज़ मिली हैं। एंड देन देयर इज स्लोवेनिया। तो ये दोनों कंट्रीज़ इस्ट्रिया पेनिनसुला के अंदर प्रेजेंट हैं एंड दिस इज़ अ ट्रायंगुलर पेनिनसुला। और इवन अगर आप देखें तो एड्रियाटिक सी के अंदर दिस इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला एज वेल। ठीक है, इसके एक तरफ गल्फ ऑफ वेनिस है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ कवानर है और एक तरफ एड्रियाटिक सी है। ठीक है, सो ये याद रखेंगे, इस्ट्रिया पेनिनसुला क्रोएशिया और स्लोवेनिया के यहाँ पे कंट्रीज प्रेजेंट हैं, एड्रियाटिक सी के अंदर एक्सटेंड करता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कमिंग बैक टू पिन्ना नोबिलिस की अगर हम दोबारा बात करें तो अब देखिए इसका नंबर इंक्रीज हो चुका है। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इसके जो स्पेसिमेंस हैं उसके 100 यंग स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया और कहा कि वो अभी भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर अस। अब इस क्लैम की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकली ये बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। ये सी वाटर को फिल्टर करता है और साथ ही में बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करता है। सो देयरफॉर क्लैम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इकोलॉजी एज वेल। अब इसका कमबैक क्यों हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। इसकी रिसर्च फर्दर चल रही है, रादर क्रोएशिया गवर्नमेंट इस रिसर्च को फंड कर रही है टू फाइंड आउट द रीज़न कि जो पिन्ना नोबिलिस है इसका कमबैक कैसे हुआ आफ्टर इट हैज़ फेस्ड सच अ सिवियर एक्सटिंक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में जेवियर मिली ने एज ए न्यू प्रेसिडेंट स्वॉर्न इन किया है। अर्जेंटीना के अगर हम प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे रैम्पेंट इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड जिसके चलते अर्जेंटीना को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और साथ ही में अर्जेंटीना की जो स्पेंडिंग है उसे भी रिड्यूस करना होगा। यहीं अगर हम जेवियर मिली की बात करें सो ही हिमसेल्फ इज़ एन इकोनॉमिस्ट एंड उन्होंने ये प्लेज किया है दैट ही विल टेक नो हाफ मेजर्स व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग द ओवर स्पेंडिंग, द डेट एंड द करेंसी कंट्रोल्स ऑफ अर्जेंटीना। तो देखिए यहाँ से एक बार अर्जेंटीना की लोकेशन हम देख लेते हैं।
सो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। ये साउथ अमेरिका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, क्योंकि आपको पता है कि लार्जेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पे आता है अर्जेंटीना। अब यहाँ पे आप एक बार अर्जेंटीना के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख लीजिए। अगर हम बिल्कुल वेस्ट से शुरू करें तो चिली है, उसके नॉर्थ में बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि अर्जेंटीना को बॉर्डर करते हैं। साथ ही में अगर हम इसके मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो जब हम चिली वाला एरिया देखते हैं, जो वेस्टर्न अर्जेंटीना का जो एरिया है, यहाँ पे एक लॉन्ग कंटिन्यूस माउंटेन रेंज यहाँ से पास करती है, विच इज़ योर एंडीज़। तो इसके बिल्कुल वेस्ट में आपको एंडीज़ माउंटेन मिलेगी। और अगर आप इसका ईस्टर्न एरिया देखते हैं जहाँ पे अर्जेंटीना है, वो मेनली फ्लैट एरिया है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कंट्री का जो इंटीरियर फ्लैट एरिया है, यहाँ पे आपको फर्टाइल ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जिन ग्रासलैंड्स को हम कहते हैं पैम्पास। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपके ग्रासलैंड्स हैं उनके अलग अलग एरियाज़ में क्या नाम होते हैं या फिर वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो जब हम पैम्पास की बात करते हैं, सो पैम्पास इज़ अ फर्टाइल ग्रासलैंड जो कि आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। ठीक है, तो अर्जेंटीना की लोकेशन याद रखेंगे कि बिल्कुल इसके वेस्टर्न साइड पे एंडीज पास करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, यहाँ का ट्रॉपिकल जो आपका यहाँ पे ग्रासलैंड है, विच इज़ पैम्पास। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राफ्ट ग्लोबल स्टॉकटेक की। हम लगातार इसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं और कल भी एक नया जो ड्राफ्ट है वो रिलीज़ किया गया। अब हेडिंग देखते हैं पहले इस आर्टिकल की क्या है। इट सेज दैट की COP डॉक्यूमेंट, जो कि कौन सा है, ग्लोबल स्टॉकटेक, इट कॉल्स फॉर प्रोग्रेस इन अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो हम अडेप्टेशन करना चाहते हैं उसमें प्रोग्रेस बाय 2030 आ जानी चाहिए। पॉइंटर समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस ग्लोबल स्टॉकटेक के ड्राफ्ट में मेंशन किया गया कि सभी कंट्रीज़ को 2025 तक अपना खुद का एक डिटेल प्लान बनाना होगा कि वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए अडेप्ट करने वाले हैं। तो हर कंट्री का अपना खुद का एक डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। ठीक है, और इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन भी हो, और इस अडेप्टेशन प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इससे जो प्रोग्रेस है वो बाय 2030 आना चाहिए। ठीक है जी, ये दो बातें जिससे लेकर ये हेडिंग भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो COP 28 बहुत जल्द कंक्लूड होने वाली है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि साथ ही में ये जो एग्रीमेंट है ये भी कंक्लूड होगा। COP में जो मेजर फोकस रहा है दैट इज़ ऑन मिटिगेशन एज वेल एज अडेप्टेशन। ठीक है, जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो इसमें कंट्रीज़ कमिट कर रही हैं कि येस वो टाइम बाउंड प्लान से अपनी अपनी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को रिड्यूस करेंगे, और इसके ऊपर बार बार एम्फेसिस भी ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस में दिया गया है। लेकिन मिटिगेशन के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है अडेप्टेशन, क्योंकि अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर देखें तो ऑलरेडी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से राइज कर चुका है, जिसके चलते ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए डिज़ास्टर्स जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से अडेप्टेशन उतना ही ज़रूरी है। क्या होता है अडेप्टेशन? अडेप्टेशन मीन्स एडजस्टमेंट, जो एक इकोलॉजिकल या फिर सोशल सिस्टम में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में कंट्रीज को करनी पड़ रही हैं इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। तो अडेप्टेशन को लेकर जो हमारे स्टेप्स होने चाहिए, इसमें कंट्री स्पेसिफिक एक्शंस होंगे। अब सपोज करें कोई आइलैंड कंट्री है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं, फ्लड्स के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो कि फ्लड रेजिलिएंट हो। उनको फ्लड के ऊपर काम करना होगा, फ्लड डिफेंस को बढ़ाना होगा। कोई कंट्री है जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम में अपना इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना होगा। तो मेन बात यह है कि इसमें कंट्री स्पेसिफिक एक्शंस के ऊपर हमें फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। फाइनल डिटेल बात हम तब करेंगे जब फाइनल ग्लोबल स्टॉकटेक रिलीज होगी। फाइन, लेकिन अभी तक बिल्डअप टूवर्ड्स इट हम इसे लगातार फॉलो करते जा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.